नमस्कार, राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सोनू कनौजिया जी। ये 2022 में मलियाबाद से प्रत्याशी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमें अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा रहा, किस तरह की आपकी परवरिश हुई? हम लोग यही लखनऊ के ही रहने वाले हैं जी। लखनऊ में मेरा जन्म हुआ और वैसे तो हम लोग 4 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और बचपन से ही हमने देखा कि मेरे माँ बाप ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया। और पिता ने तो किया ही किया, मेरी माता ने भी बहुत संघर्ष किया, जिससे धीरे धीरे करके हम लोग भी जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते करते उसके बाद हम लोगों ने भी काफ़ी संघर्ष किए माँ बाप के साथ लेकर। ऐसे ही चलता रहा। आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया। आप 4 भाई बहन थे, आपको बड़ा करने में और सब चीज करने में। तो उस समय के किसी कष्ट को या जो परेशानियां हैं उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब मैं धीरे धीरे स्कूल जाता था, मेरी मदर मेरे फादर काफ़ी संघर्ष करते, काफ़ी मेहनत करते थे। और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ी, साथ में ही काम भी करना पड़ा। काम ना करते, देखिए आदमी के जीवन पेट आगे है जैसे कि बोलते हैं, क्योंकि भूख नहीं रोक सकता आदमी। तो जिसके लिए हम लोगों को काम भी करना पड़ा। बचपन में काम करते करते कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग स्कूल जाते थे, वहाँ से जैसे आते थे फिर काम भी करना पड़ता था। करते करते तो हम लोग बचपन में खेल भी नहीं पाए। जैसे बहुत से बच्चे थे क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, लेकिन हम लोग वो सब भी नहीं करते। हम लोग धीरे धीरे करके माँ बाप को संघर्ष से देखते हुए हम लोग भी आगे अपना जीवन बढ़ाते हैं। बट उतने कष्ट की वजह से आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि उनको सब चीज मिला हुआ है। बस से जाते हैं, बसेस भी एक ही है, स्कूल भी एक ही है, घर पे भी उस तरह का माहौल रहा है, और उसके बाद भी शायद बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीजें, या वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। आपका जीवन कष्ट से भरा रहा, आपने काम भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया, फिर भी अपने आप को आपने उस तरह से निखार लिया। तो उसके पीछे कोई मूल मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो भी है मेरे माँ बाप ने जो हम लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, और उसमें भी कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा लड़का, मेरे बच्चे अच्छे से स्ट्रगल करे, अच्छे से काम करे। यही सीखते हुए हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने जो हो सका हम लोग के लिए सब कुछ किया। तो यही अब आने वाले हमारी जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको एक अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उनको जो हम नहीं कर पाए उनको सारे मौके दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल में कोई खेल का वो आता हो, चाहे वो स्कूल में कहीं संगीत का कहीं क्लास होता है, तो भी मैं उनको रुचि लेने के लिए कहीं पीछे नहीं हटता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं हमारे बच्चे आगे वो कर लें। तो आपने राजनीति में काफी लंबा समय बिताया है, 10-15 साल से ऊपर हो गए हैं, और लोगों से आप बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो पॉलिटिकल करियर का चुनाव आपने किया, या आपने ये सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है, ये कैसे हुआ? हमारी एक शॉप है लखनऊ में ही, राजीपुरम में जी। वहाँ पे एक बड़ी सी मार्केट है, और वहाँ व्यापार मंडल के लगातार चुनाव हुआ करते थे। तो मैं भी देखा करता था। तो मैंने देखा कि लोगों की मदद करने के लिए एक व्यापार मंडल का संगठन बना जी, जिसमें दुकानदारों की मदद होती। तमाम अधिकारी लोग परेशान करते थे, बाहरी लोग परेशान करते, तो सब एक दूसरे की मदद करते थे। तो हम लोग वहाँ से शुरुआत मैंने करी कि कैसे हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग राजनीति में आए। जब आपने शुरुआत की थी 15 साल पहले, उस वक्त जो राजनीति का माहौल था, और आप जो है, और आप शुरू से सपा के साथ ही रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको दिखता है? देखिए, सपा में जब से हम लोग राजनीति शुरू की तब से रहे, लेकिन सपा में मैंने देखा हमारे
पार्टी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने आम जनमानस के लिए, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काफी काम किए। वो सब अब आप आज की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है कि अब देखिए नई नई सरकारें बनती हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी भी किसानों की तरफ, व्यापारियों की तरफ जाता है। कौन से व्यापारी? चंद व्यापारियों के ऊपर, बड़े बड़े जो उद्योगपति, इंडस्ट्रियल, उनके ऊपर केवल जाता है ध्यान, ना कि छोटे छोटे लोगों के ऊपर ध्यान जाता है। तो तब में अब में ये फर्क है कि तब छोटे लोगों की ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन अब इतना ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से मतलब जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये भी समझते हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं या बहुत सारे युवा हैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं ये सोच के कि हाँ इसमें हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपने काफी यंग एज में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो वैसे बच्चे जो जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, समाज में एक डिफरेंस लाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके सबके लिए ये है, राजनीति करनी है तो दूसरों की मदद के लिए जी। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है, उनका प्यार भी मिलता है, उनका साथ भी मिलता है। और राजनीति में इसी तरह से आदमी आगे बढ़ते रहता है, कल 10 लोगों को मदद, फिर 100 लोगों को मदद करता है। और हमारे प्रदेश में अब देखिए लगभग 80% लोग कमजोर हैं, 20% लोग ही मजबूत हैं। तो उनकी मदद करने के लिए हम जैसे युवाओं या कमजोर लोग उनकी मदद करने के लिए जो वहीं से निकल के आएंगे, उन्हीं के बीच से तभी उनकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। एक प्रॉब्लम जो आजकल काफी नजर आ रही है वो है कि युवा बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जा रहा है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड का स्टेप उठा रहे हैं। तो इनको हमें कैसे रास्ते पे लाना चाहिए, ऐसा क्या बोलना चाहिए, बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि सुसाइड जैसी चीजें ना करें? ये जो ये सुसाइड वाला है, सुसाइड जब आदमी कोई कहीं विफल होता है, कोई नशा करने लगता है, तभी वो सुसाइड के उसके दिमाग में विचार आता है। ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं किसी भी, जिस भी देवी देवता, जिस भी धर्म का हो, अगर वो मानता होगा, उनमें आस्था रखे, तो इसकी नौबत नहीं आएगी। और मेरा कहना है जब भी अगर वो स्टेज में आए या समय, तो शांत हो जाए, कुछ दिन के लिए अकेला हो जाए। अकेलापन आदमी को एकदम शांत करता है, सिर्फ ध्यान करे। और हम लोग भी कई बार ऐसे मौके आए शुरुआती दौर में, तो बीच बीच में अभी भी कभी आ जाते हैं, तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस समय हमको यही करना चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा, और जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं चलता है तो बुरा वक्त भी नहीं चलेगा। बहुत सही कहा। और आप जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो बिजनेस हो, तो मेरे ख्याल से आपने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, पर्सनली भी देखे होंगे, प्रोफेशनली भी देखे होंगे। तो आप कैसे डील करते हैं उस तरह की सिचुएशन? कभी कभी चाहे वो व्यापार हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि मन बहुत दुखी हो जाता है जी। ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, हम तो एकदम शांत हो जाते हैं और अपने केवल शांति से कहीं जाके या कहीं मंदिर में बैठ गए या कहीं घर में एकांत में बैठ गए, शांत होके वो उस पर विचार करते सोचते हैं, और फिर उससे एक ये नई ऊर्जा आती है हमको कि नहीं, हमको अभी फिर कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि ऐसे दिन दिक्कत बुरे होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन रहे तो कट जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार रहा। व्यापार में मैं शुरुआत दौर में करने लगा तो कई बार ऐसा हुआ कि 6 महीने साल भर कोई काम नहीं चल रहा। राजनीति में जाऊं तो कहीं पर स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे नहीं हारा गया, फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ाए गए। बिल्कुल सही कहा आपने, सफलता मिली। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ध्यान
करना चाहिए। एंड आई थिंक बहुत सारे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, तो अगर हम मन शांत कर लेते हैं तो हमें एक रास्ता मिल जाता है। अभी फिर से चुनाव का समय आ रहा है, फिर से एक लहर दौड़ पड़ेगी। एंड आई थिंक भारत की जो जनता है वो आस्था, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन सबको बहुत वैल्यू देती है। तो अब जो इलेक्शन का माहौल हो रहा है वो कैसा होगा, और आप क्योंकि नेता हैं और आप समाज से भी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कैसा माहौल होगा, और जो लड़ रहे हैं इलेक्शन उनको क्या करना चाहिए, या जो एक जो सामंजस्य होता है ना विनिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का, ये कैसा रहेगा? अब देखिए, इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे तो जो नेता हैं जिनके आदर्शों पर हम लोग इस समय चल रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा 2012 से लेकर 2017 तक उनकी सरकार में अभी हमारे प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर आपने देखा होगा उन्होंने चाहे ये लखनऊ मेट्रो हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस हो, तमाम चाहे स्टेडियम हो, तमाम ऐसे जनता के लिए काम किए हैं। और वहीं पर एक दूसरी पार्टी है, आपने देखा होगा लगातार वो भी सत्ता में आ गई है, लेकिन वो न किसी का दर्द समझ रही, न किसी का दुख समझ रही है, वो कोई विकास का कार्य नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या है कि पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि काम करने वालों को लोगों को भी देख रहे हैं और ना करने वालों को भी देख रहे हैं। अब ये जनता फैसला करती है आगे आने वाले चुनाव में किसको सरकार में रखेगी, किसको नहीं रखेगी। और जनता समझदार है, जनता ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बन सकती। सही बात। एंड आई थिंक आपने सही कहा कि डेवलपमेंट तो सबको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की जहाँ तक हम बात करें वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आप एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, एक जो माहौल चाहते हैं, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, बत्ती हो, ये सारी चीजें चाहिए। तो आई थिंक उस पे फोकस करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में अगर आना है तो इसलिए आना है कि आपको लोगों की मदद करनी है, और आप इसी वजह से आए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये सोच के राजनीति में आते हैं कि हमें पैसा कमाना है। तो आई थिंक आपकी जो फिलॉसफी रही है, और जो और भी कई नए लोग आ रहे हैं, वो इस फिलॉसफी से नहीं आते कि हम पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, हम समाज की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें आपका अपना भी बिजनेस है, आप रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, उस तरह से भी आप लोगों की काफी मदद करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, राजनीति और व्यापार अलग अलग चीजें हैं। अगर पैसा कमाना है तो आप व्यापार करिए, राजनीति मत करिए। बिल्कुल। और व्यापार से ही आदमी पैसा कमा पाता है। हालांकि राजनीति में तो जो भी कमाते हैं गलत तरीके से होते हैं, क्यों हम अपने ही किसी कमजोर वर्ग के उनका नुकसान करते हैं जी, उनका शोषण करते हैं, तो कभी पनप नहीं पाता है। आज तो अच्छा वो जी ले, लेकिन कल उसका बहुत खराब है। बिल्कुल। अब हमारा रियल एस्टेट में बस इस तरह जुड़ाव हो गया, धीरे धीरे करके मैंने देखा कि लोग काम करते करते अपना घर नहीं बना पाते जी, पूरा जीवन बीत जाता है। कोई बना पाता है तो एक घर बनाना, कोई जो है कुछ भी नहीं कर पाता है। तो हम लोग इसलिए कि जो निम्न आदमी है बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, और कई बार हमने देखा कि लोग एक प्लाट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, उन लोगों ने अपने जो पुराने बर्तन होते हैं, पुराने जेवर होते हैं, वो सब बेच के अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, तब वो कहीं जाके उनका एक घर बन पाता है जी। तो हम लोग बाईमानदारी से उस काम को निभाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, इसीलिए हम रियल एस्टेट में आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। आपने बहुत लोगों का सपना पूरा किया, चाहे वो जमीन खरीदना का हो या घर का हो। और रियल एस्टेट की भी जहाँ तक हम बात करें, ऐसा भी देखने में आया है कि जमीन होती नहीं है और बहुत सारे बिल्डरों ने जमीन बेच दी है। बाद में जब लोग जाते हैं वहां पे तो पता चलता है कि भाई ये जमीन इनके भी नाम पे भी है, उनके भी नाम पे भी है, और जमीन भी नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये आपने कैसे बिल्डअप किया, या किस तरह से आपने लोगों का विश्वास जीता? काफी लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास है आपके ऊपर। जब मैंने शुरू किया तो मैंने प्रण कर लिया था कि मुझे जब ये कार्य करना है तो पूरी ईमानदारी से करना, किसी के साथ कहीं पे कोई चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं लोग, और किसी को भी
हमने अगर बुक किया, अगर मुझे जो चीज उसका पूरा पैसा जमा होने पे देनी है, अगर हम लोगों को कभी एडवांस भी अगर आदमी कर देता है तो हम लोग पहले उसको कब्जा भी दे देते हैं। अगर हमको वो एडवांस चेक देते तो हम लोग रजिस्ट्री भी उसकी कर देते हैं कि वो विश्वास बना रहा है, और कब्जा भी हम लोग तुरंत दे के तुरंत उसको सेटिस्फाई करते हैं। आज तक के 15-16 साल हो गए हैं, कभी हम लोग कोई शिकायत आने नहीं दी। रियल एस्टेट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं अभिनंदन रिजॉर्ट गई थी, तो वहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बिल्कुल पर्यावरण की तरफ भी आप काफी जागरूक है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारे स्टैच्यूज हैं। सोनगढ़ के महाराज की भी वहां पे मूर्ति लगी हुई थी। तो आप उस रिजॉर्ट के बारे में हमें कुछ बताइए, या आप लखनऊ के लोगों को क्या देना चाह रहे हैं उस कार्य से, वो कुछ बताएंगे। हमारा तो ये अभिनंदन रिजॉर्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं कई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये अभिनंदन रिजॉर्ट एक जो लखनऊ शहर में अभी कहीं पर भी नहीं है, कि एक सुकून की जगह लोगों को चाहिए होती है। दिन भर स्ट्रेस रहता है, काफी स्ट्रेस रहता है। अगर वो वीकेंड पे या उसमें अगर जाना चाहें, अपनी छुट्टी मनाना चाहें या आना चाहें, तो वहाँ पर काफी ग्रीनरी से भरा हुआ है पूरा वो। और जितना मैं सुंदर बना पा रहा हूँ, अभी पूरा बना तो मैं नहीं कहूँगा, जितना मैं बना पा रहा हूँ धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। कभी भी वहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा, अलग सा आनंद आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कभी भी कोई आके वहाँ विजिट करे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये इस रिजॉर्ट के आसपास लोग घर बना सकते हैं, या इस रिजॉर्ट का और क्या पर्पस है, लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं? इसके आसपास हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर भी बना रहे हैं, और इसको यूज करने के लिए जैसे कि बहुत से लोग बाहर से आके वहाँ पर रुक कर 2-3 दिन के लिए शादी करना चाहते हो, कि हाँ जो शादी फंक्शन के लिए वहाँ पर चाहे हल्दी मेहंदी करनी चाहे कुछ, बहुत से लोग रुक के वहाँ पे शादी करते भी आके। अच्छा। और भी जैसे कि हफ्ते में महीने में कोई दूसरी जगह घूमने का मन हुआ, या रुकने का मन हुआ, या सुकून की जगह पे बैठने का मन हुआ, तो अब नंदन रिजॉर्ट इसीलिए वीकेंड स्टे कर सकते हैं, 3-4 रूम से आप रह सकते हैं वहाँ। जी। बहुत खूबसूरत, मुझे तो जाके वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जिस हिसाब से आपने बनाया है काफी सुंदर लगता ही नहीं कि आप लखनऊ में हैं। आप कनौजिया समाज से बिलोंग करते हैं और आपने समाज के लिए भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालिए। देखिए, हम लोग हमारे समाज के संत रहे संत गाडगे महाराज जी, जिनका एक ही उद्देश्य था कि रोटी एक खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ जी, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा होगी तो आगे वो सब कुछ कर सकता है। और संत गाडगे महाराज जी हमारे जो है वो अम्बेडकर जी के साथ भी उन्होंने काफी काम किया है, सफाई पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया। उनका उद्देश्य केवल है कि समाज हमारा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के आगे बढ़े, तरक्की करे। और हमारे समाज के अभी भी कई संगठन चल रहे हैं, कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, मुझे लगता है पूरे भारत में सब जगह संगठन चल रहे हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं समाज में। तो सारा फोकस शिक्षा पे है कि आपकी जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें और किस किस तरह से आप विकास की बात करते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारे समाज से धीरे धीरे करके निकल गया, या आम समाज जो भी जनमानस है जी, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो नहीं बढ़ पा रहा आगे, वो हम लोग ये चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं से हर वर्ग के लोग मदद करें, हमारे समाज के लोग हों वो भी, और इसी तरीके से जितने भी संगठन है सब इसी में काम कर रहे हैं, सब एक साथ मिलके काम करें। और जैसा कि आपने कहा कि युवा को पढ़ने की जरूरत है, आप एक रोटी कम खाए वो चलेगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक आज का जो युवा है काफी जागरूक है, चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपको युवाओं को कोई मैसेज देना है या उनको आपको कुछ बताना है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आपका क्या संदेश होगा उनके लिए? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले वो अपने घर के लिए रोजगार, सबसे पहले तो शिक्षित हो जी, शिक्षित हो। अगर शिक्षित होने के बाद वो रोजगार की तरफ जाए, जिससे कि उसकी घर की आर्थिक स्थिति सुधरे, फिर उसके बाद वो समाज सेवा कर सकता है। अन्यथा ऐसे समाज सेवा
नहीं कर पाते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा संदेश युवाओं के लिए यही है कि सबसे पहले शिक्षा करें, उसके बाद रोजगार करें, उसके बाद समाज सेवा में आगे भागें, क्योंकि समाज सेवा भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर आपने समाज सेवा नहीं करी तो वो आपका अपने लिए करने तो सब लोग आए हैं, लेकिन समाज के लिए करना भी जरूरी है। बहुत प्यारी बात कही आपने, और 3 स्टेज में बहुत अच्छे से समझाया कि पहले आप खुद को शिक्षित करें, अपने आप को एम्पावर करें, उसके बाद रोजगार ढूंढे, और रोजगार के बाद जब आप सक्षम हो जाते हैं तो दूसरों लोगों को सक्षम करें। और मेरे ख्याल से आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी मिसाल है इसकी कि कैसे आप पॉलिटिकल करियर भी अपना कर रहे हैं, अपना बिजनेस करियर भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ समाज का भी उत्थान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड बहुत बढ़िया।